बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी में। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ईमानदारी से बताऊं तो ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट मैं आपको इतने आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप खुद एट द एंड कहेंगे कि बहुत आसान था ये। आज हम बात करेंगे नर्व इम्पल्स की, यानी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी की रफ्तार से दौड़ता है। तो ज़रा इमेजिन करें, जब आपका हाथ गलती से किसी गर्म तवे को छू जाता है तो आपका हाथ फौरन जो है वो पीछे की तरफ हट जाता है। तो सोचने में भी इतनी देर नहीं लगती जितनी जल्दी हाथ हटता है। तो स्टूडेंट्स, ये कमाल किस चीज़ का है? ये कमाल है इसकी नर्व इम्पल्स का, जिसे आप आज हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव बच्चों, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल जो है वो तैयार हो जाएं, स्टे ट्यून्ड। तो इस टॉपिक से भी जो एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी बन सकता है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। तो इस लेक्चर के बाद आप समझ जाएंगे कि नर्व इम्पल्स क्या है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। नर्व इम्पल्स इज डिफाइंड, तो आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, एज ए वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो सबसे पहले ये लाइन समझते हैं कि यहाँ कहा जा रहा है कि नर्व इम्पल्स एक ऐसी लहर है जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस पर जो है वो मुश्तमिल होती है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है? ये टू वर्ड्स से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रो और केमिकल। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, यानी बरकी जिसे कहते हैं, और केमिकल यानी कीमियाई से निकला है। तो मतलब ये हुआ कि इस लहर में इलेक्ट्रिसिटी की चेंजेस भी आएंगी और कीमियाई चेंजेस भी आएंगी, और ये जो लहर होगी एक न्यूरॉन, पूरी न्यूरॉन की लंबाई के साथ साथ ट्रेवल करती है, सफर करती है। बिल्कुल वैसे जैसे पानी में पत्थर फेंकने से जो लहरें बनती हैं, फैलती हैं, सिंपल जुबान में कहें तो नर्व इम्पल्स एक ऐसा सिग्नल है जो न्यूरॉन के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक कीमियाई चेंजेस या इलेक्ट्रिकल चेंजेस की वजह से सफर करता है। तो all cells including neurons have electrical changes on their inner and outer sides। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन थोड़ी सी आम सी बात बता रही है। कहा जा रहा है कि सिर्फ न्यूरॉन ही नहीं बल्कि बॉडी के तमाम सेल्स पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस मौजूद होता है, और ये चार्ज दो जगहों पर होता है, एक सेल के अंदर होता है और आउटर साइड एक सेल के बाहर होता है। तो बच्चों जरा इमेजिन करें कि हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं और हर एक सेल पर एक छोटी सी बैटरी लगी होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपके रिमोट कंट्रोल में बैटरी लगी होती है, बस फर्क इतना है कि ये बैटरी रिचार्ज होती रहती है। द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन towards cytoplasm is electrically negative while the outer side is positive। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे यहाँ में टू वर्ड्स आए हैं इनको पहले समझ लेते हैं कि साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर का वो एक आप समझ लें कि एक जो है वो सेमी सॉलिड होता है, एक मादा टाइप, जिसमें बाकी सब चीज़ें तैरती रहती हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, यानी वो फ्लूइड हमारे पास जो सेल के बाहर मौजूद होता है। अब एक्चुअली बात यह है कि मेम्ब्रेन का अंदरूनी हिस्सा यानी जो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है वो नेगेटिव चार्ज रखता है, और मेम्ब्रेन का जो आउटर साइड होती है ना वो इलेक्ट्रोसेलुलर फ्लूइड की तरफ है, और वो जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अब आसान अल्फाज में कहें तो अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव, बस यही याद रखना है। तो इसमें क्या होता है, द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसमें जो डिफरेंस होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से आपने याद करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिफाइन करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इस पर आपने ध्यान देना है कि अंदर और बाहर के चार्ज में जो फर्क होता है इसे साइंस की जुबान में मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। समझे कि ये एक ही टर्म है, और इस फर्क को नाम देने के लिए, जैसे अगर आपके पास दो दोस्त हों, एक के पास 100 रुपये हो और दूसरे के पास जो है वो 50 रुपये हो, तो इन दोनों को पैसों में जो डिफरेंस है वही एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सेल के अंदर और बाहर भी बिल्कुल ऐसा ही फर्क होता है, और इसी को मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो कहते हैं। these membrane potential are due to क्यों होता है different concentration of positive and negative ions and due to movement of across ions, यानी कि ions across cell membrane। तो अब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता क्यों है, इसकी वजह बताई जा रही है कि दो वजह हैं यहाँ पर।
सबसे पहली वजह यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मकदार अंदर और बाहर मुख्तलिफ होती है। दूसरी वजह ये बता रहे हैं कि ये आयंस जो हमारी मेम्ब्रेन के आर पार हरकत भी करते रहते हैं, और आयंस वो चार्ज शुदा ज़रात होते हैं जो या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, जैसे सोडियम आयन और पोटाशियम आयन, इस तरह और भी। तो याद रखें कि ये जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है और ये जो मूवमेंट है, यही दो चीजें मिलकर मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाती हैं एक्चुअली में। तो इन मोस्ट सेल्स द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू द मेम्ब्रेन इज कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, आम सेल्स के बारे में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ज्यादातर सेल्स में आयंस का अंदर जाना और बाहर आना हमेशा एक जैसी रफ्तार से होता रहता है। कांस्टेंट का मतलब है मुस्तकिल, यानी ना कम होता है ना ज्यादा होता है। तो सो द नेट नेगेटिव चार्जेस ऑन देयर इनर साइड रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि आयंस की हरकत मुस्तकिल होती रहती है, इसलिए जो सेल्स के अंदर चार्ज है वो नेगेटिव है और वो भी मुस्तकिल रहते हैं, और यानी वो बदलता नहीं है। नेट का मतलब है कुल मिलाकर, यानी मजमूई तौर पर जो अंदर चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज ही बचता है। However, the cell membranes of muscle and neuron can change किसके cell membrane of muscle and neurons of ions movement। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ however का मतलब जो वर्ड आया है जिसका मतलब है लेकिन, यानी अब एक अलग बात बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मसल और न्यूरॉन के सेल थोड़े खास हैं। ये सेल्स आयंस की हरकत की रफ्तार को बदल सकते हैं, यानी कभी तेज कर देते हैं, कभी आहिस्ता कर देते हैं। तो बच्चों, यही वो करैक्टरिस्टिक है जो न्यूरॉन को स्पेशल बनाती है, और इसी वजह से न्यूरॉन सिग्नल भेज सकता है जबकि बाकी सेल्स ये काम नहीं कर सकते। सो देयर मेम्ब्रेन पोटेंशियल आल्सो चेंजेस। सो इनकी वजह से क्या होता है कि इन सेल्स में आयन की हरकत की रफ्तार बदलती रहती है, इसलिए इनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बदलता रहता है। यही वजह है कि न्यूरॉन कभी रेस्टिंग पोटेंशियल पर होता है और कभी एक्टिव पोटेंशियल पर चला जाता है। इसी बात को हम आगे जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं। जनरेटिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है बिफोर नर्व इम्पल्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि इन दोनों को बिफोर जो नर्व इम्पल्स होते हैं उसको रेस्टिंग जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो भी कहते हैं। तो अब हम पहले इस हालत को समझेंगे कि जब न्यूरॉन आराम में होता है, यानी जब कोई सिग्नल नहीं भेज रहा होता है, तो क्या होता है कि a resting neuron not conducting a signal is said to be polarized। यहाँ एक वर्ड आया है पोलराइज्ड। इसका मतलब है टू डिफरेंट कंडीशन रखना, यानी एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव। जब न्यूरॉन आराम में हो और कोई सिग्नल ना भेज रहा हो तो इसे पोलराइज्ड कहा जाता है। ऐसे समझे जैसे एक बैटरी है जिसका एक सिरा पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, बिल्कुल वैसे ही रेस्टिंग न्यूरॉन में भी होता है। तो इसमें क्या होता है, इट्स इनर साइड हैज नेगेटिव व्हाइल आउटसाइड हैज पॉजिटिव चार्जेस। ये आपने अच्छे से इसको देखना है कि इनर साइड में क्या होता है, या फिर वो बात दोहराई जा रही है ताकि आपके जहन में पक्की हो जाए कि न्यूरॉन का अंदरूनी हिस्सा नेगेटिव चार्ज रखता है और बैरूनी हिस्सा पॉजिटिव चार्ज रखता है। याद रखें, बार बार दोहराने की वजह यह है कि कॉन्सेप्ट आगे बार बार काम आएगा, तो आपने इसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। तो दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ए polarized neuron is called resting membrane potential। अब जो है ना इसमें क्या होता है, एंड इट्स अबाउट नेगेटिव 70 मिलीवोल्ट। मैं आपको इसका एक ग्राफ भी आगे मैं आपको एक विजुअलाइज करवाऊंगा। तो इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अच्छे से समझिएगा क्योंकि अक्सर इम्तिहान में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल के न्यूरॉन को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। मुख्तसर आरएमपी जो है वो और इसकी वैल्यू तकरीबन जो है वो नेगेटिव जो है वो 70 मिली वोल्ट होती है, यानी 70 मिली वोल्ट। तो स्टूडेंट, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है, और एमकेट में इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें चेंजेस आपको इस तरह से वो करवाएगा कि आपको 70 का तो फिगर याद होती है, बट मिली वोल्ट में है, नैनो वोल्ट में है, मेगा वोल्ट में है, ये चीजें आपको जो है वो कंफ्यूज करती हैं। तो ये मिली वोल्ट आपने अच्छे से याद रखना है। अच्छा, तो मिली वोल्ट एक बहुत ही छोटी सी इकाई है, ये वोल्ट का 1000वां हिस्सा होता है। तो ये वैल्यू याद रखें, नेगेटिव 70 मिली वोल्ट। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करती है, दैट द इनसाइड ऑफ द सेल इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड। यानी कि कहा जा रहा है कि ये लाइन सिर्फ वजाहत कर रही है कि नेगेटिव 70 जो माइनस का जो 70 मिली वोल्ट है उसमें जो नेगेटिव चार्ज का लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि सेल्स का अंदरूनी हिस्सा बाहर की निस्बत मनफी है,
विद रिस्पेक्ट टू का मतलब है की निस्बत से, यानी मुवाजना कर रहा है ना। तो इन रेस्टिंग न्यूरॉन, जो रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल है इज स्टैब्लिश्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से हैं आपकी बुक बता रही है कि ये जो नफी 70 मिली वोल्ट बनता कैसे है, यानी इसके पीछे क्या वजूहात हैं। इस्टेब्लिश का मतलब है कायम होना यानी बनाना। आगे 3 फैक्टर बताए जा रहे हैं तो हम उसको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले है लार्ज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, आर मोर अबंडेंट इनसाइड द सेल एंड कैन नॉट डिफ्यूज आउट। अब इसका मतलब ये है कि ये पहला फैक्टर है। कहा जा रहा है कि सेल्स के अंदर कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। तो अबंडेंट का मतलब है ज्यादा मकदार में मौजूद होना। ये मोलेक्यूल्स सेल्स के अंदर ज्यादा होते हैं और ये इतने बड़े होते हैं कि सेल्स की मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकल सकते, यानी डिफ्यूज नहीं हो सकते। डिफ्यूज का मतलब यानी फैल या रिसना या मतलब वो नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स इमेजिन करें जैसे आपका बच्चा इतना बड़ा हो दरवाजे से ना निकल सके, बिल्कुल वैसे ही ये जो मोलेक्यूल्स होते हैं ये सेल से बाहर नहीं निकल सकते। तो दीज मोलेक्यूल्स आर कॉल्ड फिक्स्ड एनायंस। तो इन ही बड़े नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स को फिक्स्ड अनायन कहा जाता है। अनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज वाला जर्रा, और फिक्स्ड का मतलब होता है कि जमे हो गए, यानी कि एक जगह पे फिक्स है, उधर से हिल नहीं सकता, यानी अपनी जगह से ना हिलने वाले। तो फिक्स्ड आयंस यानी वो नेगेटिव चार्ज वाले जर्रात जो हमेशा सेल के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं जा सकते। यही फिक्स्ड अनायन सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं फिगर 15.4 यानी कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस डायग्राम को जरा गौर से देखिएगा। इसमें एक न्यूरॉन को बेसिकली दिखाया जा रहा है जिसके अंदर प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, और ये जो है ना वो दिखाया गया और इन्हें फिक्स्ड अनायंस का लेवल दिया गया। यही वो चीज है जो हमने अभी पढ़ी है। तो इसके नीचे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में एक सोडियम और पोटेशियम जो है वो पंप दिखाया जा रहा है बेसिकली ना। अगर मैं आपको यहाँ पर पेंसिल से ये स्टूडेंट ये चीज यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप दिखाया जा रहा है बेसिकली। इसमें 2 एरोज बने हुए हैं ये ब्लू कलर के, एक +2 के जो है उसका अंदर आने की तरफ दिखाया जा रहा है कि ये अंदर जा रहा है, और एक 3 सोडियम का जो है वो बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसी के साथ एक जो है वो लीकेज का एक भी दिखाया जा रहा है जहाँ से जो पॉजिटिव के है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ दिख रहे हैं। ये जो डॉटेड लाइन है ना ये बाहर की तरफ दिख रहे हैं। और ऊपर एक जो है वो वोल्टामीटर बेसिकली दिखाया गया है, और जो -70 की रीडिंग दे रहा है। ये जो सुई है वो -70 की तरफ जा रही है, यानी यही जो रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी। तो बच्चों इस डायग्राम से अक्सर लेबलिंग का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है और इसे अपनी कॉपी पर खुद बनाकर देखना भी है। इस तरह की जो भी डायग्राम, जो भी इस तरह की जो फ्लो चार्ट या इस तरह की डायग्राम या कोई फिगर कोई, तो ये आपने लाजमी पेपर में बनानी थी, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे की तरफ, सेकंड फैक्टर की तरफ चलते हैं। तो इसमें ये कहना चाह रहा है the concentration of potassium is 30 times greater inside the neuron than outside। अब ये दूसरा फैक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहा जा रहा है कि पोटाशियम यानी पॉजिटिव के का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर बाहर की निस्बत 30 गुना जो है वो ज्यादा होता है। ये नंबर याद रखिएगा, 30 गुना। और यहाँ से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन सेल के अंदर बाहर की निस्बत कितना होता है। तो सही जो टिक करना है आपने वो 30 टाइम्स होता है, 30 टाइम्स, ठीक है। वाइल अब इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज 10 टाइम ग्रेटर आउटसाइड देन द इनसाइड द सेल। इसके बिल्कुल बरक्स जो है वो सोडियम यानी पोटेशियम, सॉरी सोडियम यानी Na की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के बाहर अंदर की निस्बत 10 गुना ज्यादा होता है। तो बच्चों इसका कंफ्यूजन ना क्रिएट करिएगा। याद रखने का आसान तरीका यह है कि पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है, सोडियम बाहर ज्यादा होता है। और नंबर याद रखें, पोटेशियम 30 गुना और सोडियम 10 गुना। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट इन न्यूरॉन मेम्ब्रेन constantly move these ions, अच्छा जी, these ions against their concentration gradient by the expenditure of the
एटीपी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये फर्क बरकरार कैसे रहता है, ये डिफरेंस जो है, और इसका अगर मैं आपको जवाब दूं तो यहाँ पे दिया गया है कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप्स मौजूद होते हैं, जो हम पीछे देख के हैं, जो मुसलसल जो है वो काम करते रहते हैं। ये पंप इन आयंस को इनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ हरकत देते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि ज़रात का ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ जो है वो नेचुरली मूवमेंट, यानी कि नेचुरली उनकी हरकत, कुदरती हरकत। लेकिन ये पंप उल्टा काम करता है, यानी ये आयंस को जबरदस्ती इनके खिलाफ धकेलता है, और इस काम के लिए जाहिर है इसको एटीपी यानी तवानाई की जरूरत होती है। तो बच्चों जरा इमेजिन करें जैसे पानी खुद ब खुद नीचे की तरफ बह जाता है, लेकिन अगर आप इससे ऊपर दोबारा पंप करना चाहेंगे तो जाहिर है मोटर लगानी पड़ेगी जो नीचे से ऊपर लेके जाएगी। तो इसी तरह जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ काम होता है तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, उसके लिए बिजली खर्च होगी। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एटीपी खर्च जो है वो खर्च होता है। तो आगे हम बात करते हैं फॉर every two potassium that are actively transported inward, यानी कि पोटाशियम इनवर्ट आ रहा है बाय द एटीपी एनर्जी को यूज करते हुए, 3 सोडियम आयंस आर पम्प्ड आउट, यानी कि ये भी आपने देखना है कि 2 पोटाशियम और 3 सोडियम। तो पंप का एक्चुअली हिसाब किताब ये है, इसे अच्छी तरह याद करें। हर बार जब 2 पोटाशियम आयंस सेल के अंदर भेजे जाते हैं तो इसी वक्त 3 सोडियम आयन सेल के बाहर भेजे जाते हैं, यानी तनासब है, रेशियो है 2 पोटेशियम अंदर 3 सोडियम बाहर की तरफ। तो ये भी आपका एमसीक्यू पॉसिबल है। सो इनसाइड बिकम्स मोर नेगेटिव हो जाता है एंड देन द आउटसाइड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो जाहिर है कि इस जो रेशियो है इसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्योंकि बाहर जाने वाले मुस्बित आयन जो पॉजिटिव आयन है वो उनकी तादाद अंदर आने वाली जो हमारे पास है पॉजिटिव आयन उनसे ज्यादा होती है, यानी बाहर 3 जा रहे हैं और सिर्फ 2 अंदर, इसलिए जो मजमूई तौर पर सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम रह जाता है और रिजल्ट क्या निकलता है कि जो उसका अंदरूनी हिस्सा होता है वो बाहर इस पर ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, इनसाइड बिकम मोर नेगेटिव। उसके बाद हम थर्ड को देख लेते हैं कि थर्ड का क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना वो इंफॉर्मेशन बॉक्स भी है, पहले ये देख लेते हैं फिर आगे की तरफ चलते जाएंगे, ये रह ना जाएंगे। तो ये बेसिकली किताब में यहाँ पे जो येलो इंफॉर्मेशन बॉक्स भी दिया गया इससे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से कभी कभार 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है this exit of potassium and the retention of negatively charged proteins are major factor for establishing net negatively charged inside and positive charge आउटसाइड, जैसे होता है रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, यानी कि पोटेशियम का बाहर निकलना और नेगेटिव चार्ज वाले प्रोटीन का अंदर ही रुक जाना, यही 2 चीजें मिलकर सेल के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज और बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं, और यही कहलाता है रेवोल्यूशन, और सॉरी बार बार रेवोल्यूशन का वर्ड निकल जाता है से रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देख लेते हैं आगे है हमारा थर्ड फैक्टर, उसको भी साथ देख लेते हैं कि सम पोटेशियम आयंस आल्सो लीक आउट ऑफ द सेल थ्रू पोटेशियम गेट ऑफ मेम्ब्रेन, क्या हो जाता है, लीक आउट हो जाते हैं। ये तीसरा और आखिरी फैक्टर है, कहा जा रहा है कि कुछ पोटेशियम आयंस मेम्ब्रेन में मौजूद पोटेशियम गेट्स के रास्ते से सेल के बाहर जो है ना वो रिश्ते रहते हैं, लीकेज हो जाते हैं, इसे लीकेज कहा जाता है, यानी रिसाव हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। तो बच्चों बिल्कुल वैसे जैसे टूटी जो है वो थोड़ी सी टूटने से या थोड़ी सी लीक होने से पानी आस्ता आस्ता टपकता रहता है, वैसे ही ये पोटेशियम आयंस आहिस्ता आहिस्ता बाहर जो है वो लीकेज होते रहते हैं। यही वो लीकेज है जो हमने अभी 15.4 में भी फिगर में देख के आए हैं। तो अब बच्चों हमने रेवोल्यूशन पर मीन जो रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाने के तीनों फैक्टर्स मुकम्मल कर लिए। पहला फिक्स आयन, सेकंड पे सोडियम पोटेशियम पंप का काम हमने देखा, फिर थर्ड पे इसका लीकेज होता है। तो ये तीनों मिलके -70 मिली वोल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो पूछे जा सकते हैं, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑफ रेवोल्यूशन सॉरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। तो बच्चों अब तक जो है वो हमने इसकी कंडीशन पढ़ी जब न्यूरॉन आराम में होता है। अब हम वो हालत पढ़ेंगे जब न्यूरॉन फाल हो जाता है, काम करने लग जाता है और सिग्नल पैदा करता है। ये हिस्सा सबसे इंटरेस्टिंग है, तो इसको भी आपने अच्छे से देखना है।
बस यही कवर करेंगे, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। व्हेन ए न्यूरॉन बिकम एक्टिव, यानी कि जनरेट करती है नर्व इम्पल्स, द मेम्ब्रेन टेंशन एट द रीजन ऑफ न्यूरॉन इज रिवर्स्ड, द इनसाइड बिकम पॉजिटिव, देन यानी कि इनसाइड का हो जाते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं, देन आउटसाइड की वही, यानी कि मैं आपको बताऊँ तो क्या होता है कि अब यहाँ एक बहुत बड़ी चेंजिंग की बात हो रही है। जब न्यूरॉन जो है वो एक्टिव होता है, फाल हो जाता है, काम करने लग जाता है, यानी सिग्नल पैदा करता है, तो न्यूरॉन के एक मखसूस हिस्से में मेम्ब्रेन पोटेंशियल उल्ट हो जाता है। रिवर्स का मतलब ये है कि उल्ट हो जाना, यानी अब जो पहले अंदर नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो जाता है, और बाहर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाता है। तो जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स के, जैसे स्विच को ऑन से ऑफ कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पूरा चार्ज पलट जाता है। मैं आपको आगे इसकी डायग्राम से चले चुकाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा स्टूडेंट। तो इट इज कॉल्ड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। तो ये सारे के सारे जो डीपोलराइजेशन है, हाइपरपोलराइजेशन है, ये सारी के सारी जो टर्म्स है मैं आपको आगे इसका ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद तो फिर क्या होता है कि इट इज कॉल्ड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डिफाइन जो है डेफिनेशन आपने इसको भी अच्छे से पेट डेफिनेशन याद करनी है। तो द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन फॉर प्रोड्यूसिंग एक्टिव पोटेंशियल। तो क्या क्या होता है हम वो उनको वन बाय वन देख लेते हैं कि किन किन मराहिल से गुजर कर बनता है एक्शन पोटेंशियल। आगे 4 इवेंट्स आएंगे और एक एक करके बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये चीजें समझ आएंगी तो आगे आने वाली चीजें समझ आपको आ पाएंगी। तो डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि सोडियम गेट्स ऑफ मेम्ब्रेन ओपन एंड जो है वो सोडियम गेट्स ओपन होते हैं एंड सोडियम आयंस रश इनटू द सेल डेफिनेटली। तो ये पहला मरहला है बेसिकली डिपोलराइजेशन का। इसमें होता क्या है कि जो मेम्ब्रेन पर मौजूद सोडियम गेट्स होते हैं वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही ये गेट्स ओपन होते हैं तो सोडियम आयंस यानी पॉजिटिव Na तेजी से सेल के अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। और रश का मतलब ये है कि तेजी से भागना। तो बच्चों इमेजिन करें कि जैसे ईद के दिन जब दुकान का दरवाजा खुलता है, बच्चों सारों के पास पैसे होते हैं और सारे बच्चे एक साथ जो है ना वो अंदर घुस जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ सोडियम आयंस अंदर की तरफ घुस जाते हैं जैसे ही दरवाजा यानी गेट खुलता है। तो दिस सडन इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस reduces the negative charge on the inside। अब बच्चों ये आपने लास्ट के साथ जो है ना कंपैरिजन करते जाना कि रेस्ट में क्या था और अब जनरेट कैसे हो रही है, आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कि अब यहाँ पर जो है ना वो कह रहा है कि अब इस अचानक अंदर आने वाले सोडियम का क्या असर होता है। यानी क्योंकि पॉजिटिव जो सोडियम था वो मुस्बत चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है सोडियम, इसलिए जैसे जैसे ये अंदर आता जाता है, रश होता जाता है, तो सेल्स के अंदर का नेगेटिव चार्ज कम होता जाता है और यूसेज का मतलब कम होता जाता है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन चेंजेस फ्रॉम, पहले कितना था -70 मिली वोल्ट, तो इस तरह से टुवर्ड्स जीरो एंड देन रीचेस टू द पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट। यानी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज अच्छी तरह से याद करिएगा कि मेम्ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल कंडीशन थी, जो उसकी एक सलाहियत थी, वो थी -70 मिली वोल्ट। इधर से शुरू होकर ये सिफर की तरफ जाती है और फिर आगे बढ़कर जो है वो +50 मिली वोल्ट तक पहुंच जाती है। तो बच्चों जरा इमेजिन करें या गौर करें कि यहाँ से यहाँ तक का सफर यानी -70 से +50 तक कितना बड़ा फर्क है। तो डिपोलराइजेशन के दरमियान मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस वैल्यू तक पहुंचता है, +50 मिली वोल्ट तक। ये आपका एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो दिस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी अक्रॉस द टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। अब इस जो मेम्ब्रेन की बात हो रही है, इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ पोलैरिटी का ये उल्ट हो जाना है, इसी को डीपोलराइजेशन कहा जाता है। पोलैरिटी का मतलब है दो मुखालिफ हालतें, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं आपको पहले दिखा दूं डायग्राम, स्टूडेंट ये देखें जरा इमेजिन करें। सबसे पहले क्या होता है, -70 होता है। जैसे जैसे ये देखें ये डीपोलराइजेशन की कंडीशन है, तो इसमें क्या होता है, सोडियम गेट जो है वो सोडियम गेट्स ओपन होते हैं और क्या होता है एंड सोडियम आयन राशि यहाँ से जो है ना वो सोडियम जैसे जैसे आता जा रहा है। तो ये देखिए स्टूडेंट की पॉजिटिव का साइन है, तो ये सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे जैसे ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज वाला अंदर आ रहा होता है ना, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आता है डीपोलराइजेशन। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि पहले होता है -70 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है,
जैसे ही यहाँ पर आके यहाँ पर जैसे ही आता है तो सोडियम गेट ओपन होता है, सोडियम रश करता है अंदर की तरफ और ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और इसकी अगर फिगर देखी जाए तो ये जाके यहाँ पर 50 प्लस में आता है। फिर उसके बाद जो है ना वो नीचे की तरफ आएगा जब हम अगले मरहले जो मराहल है वो पढ़ेंगे। ये ग्राफ आपने बहुत अच्छे से विजुअलाइज करना है मतलब। अच्छा जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं, दोबारा आ जाते हैं depolarization. So this depolarization produces action potential on a short region of neuron for about 1 millisecond. तो ये जो डिपोलराइजेशन होती है ना न्यूरॉन के छोटे से हिस्से पर एक्शन पोटेंशियल पैदा करती है और ये अमल सिर्फ तकरीबन 1 मिली सेकेंड तक जारी रहता है बच्चों। मिली सेकेंड, 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा होता है। तो जस्ट इमेजिन कि आप आँख झपकते हैं और इसमें भी तकरीबन 300 से 400 मिली सेकेंड लगते हैं, जबकि ये पूरा अमल सिर्फ 1 मिली सेकेंड में हो जाता है। कितनी हैरानकुन बात है ना। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिपोलराइजेशन। तो आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ डिपोलराइजेशन सोडियम गेट्स क्लोज, हम सोडियम गेट्स क्लोज हो जाते हैं जो कि पॉजिटिव आयन अंदर आ रहे थे, एंड पोटेशियम गेट्स ओपन। और फिर क्या होता है, पोटेशियम गेट्स ओपन होते हैं। सो मोर, अच्छा जी इधर तक देख लेते हैं कि अब यहाँ से दूसरा मरहला शुरू हो रहा है डिपोलराइजेशन का। फिर डिपोलराइजेशन के मुख्तसर अरसे के बाद सोडियम गेट्स बंद हो जाते हैं और इसी वक्त पोटेशियम गेट्स खुल जाते हैं। तो बच्चों सोचें, जैसे एक दरवाजा बंद हो जाता है और दूसरा खुल जाता है एक दूसरे के बाद, तो क्या होता है, सो मोर पोटेशियम आयन डिफ्यूज आउट। और जैसे ही पोटेशियम गेट खुलते हैं तो ज्यादा पोटेशियम आयन सेल से बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है कि डिफ्यूज आउट, इट मेक्स द इनसाइड ऑफ सेल जो है वो नेगेटिव अगेन। तो ये क्या करता है, और जैसे जैसे पोटेशियम बाहर जाता है सेल का अंदरूनी हिस्सा जो होता है वो दोबारा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो मतलब यानी न्यूरॉन वापस ही अपनी असल हालत की तरफ लौटने लगते हैं। यानी कि ये देखना, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ही ये सोडियम आयन क्लोज हुए, पोटेशियम आयन ओपन हुए और ये दोबारा से नीचे की तरफ आना शुरू होता है। ये है बेसिकली इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन टेंशन। आपने देखी या तो -70 पर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन टेंशन है, ये है एक्शन पोटेंशियल। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल कब हुआ था, जब सोडियम आयन अंदर की तरफ जा रहे थे। जब सोडियम आयन अंदर की तरफ जा रहे थे क्योंकि पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा था। अब सोडियम आयन क्लोज हो गए, सोडियम गेट और पोटेशियम गेट ओपन हुए हैं, तो ये पोटेशियम की वजह से ये फिर नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये रीपोलराइजेशन मतलब दोबारा फिर पोलैरिटी की तरफ जो है ना वो रीपोलराइजेशन, पहले जितनी थी उस तरफ फिर ये सफर कर रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा जी, इट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि नेगेटिव इनसाइड एंड पॉजिटिव आउटसाइड, दोबारा पॉजिटिव आउटसाइड हो जाती है। तो ये रीपोलराइजेशन इस अमल को कहते हैं, यानी अंदर दोबारा नेगेटिव और बाहर दोबारा पॉजिटिव। तो ये आपका स्कूल बन सकता है कि रीपोलराइजेशन में क्या होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं कि हाइपरपोलराइजेशन। The repolarization carries the cell membrane potential to the value slightly more negative than the resting potential for a brief period. अब ये थर्ड जो मरहला आता है हाइपर पोलराइजेशन का, इसमें क्या होता है कि रिपोलराइजेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जो है वो पोटेंशियल से भी थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव जो है वो मकाम पर चला जाता है। यानी कि एक तो पोलराइजेशन थी, ये हाइपर पोलराइजेशन यानी कि पोलराइजेशन से भी थोड़ा सा नीचे चला गया। ये देखें स्टूडेंट, ये ग्राफ देखें कि ये सिर्फ यहाँ पर नहीं रहता, यहाँ पर आने के बाद ये तो था पोलराइजेशन, अब इसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता है क्योंकि अभी सोडियम गेट को बंद होते होते थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ तक चले जाता है, यहाँ तक। ये तकरीबन आपकी बुक बताएगी कि इसमें तकरीबन कितनी वैल्यूज है जी। अब इसके बाद क्या होता है हाइपर पोलराइजेशन, तो इससे जो आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी उस पोटेंशियल से भी थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव मुकाम पर चला जाता है और ये हालत सिर्फ थोड़ी देर की आती है। ब्रीफ का मतलब ही ये है कि मुख्तसर सा थोड़ा सा वक्त ना बच्चों। तो जैसे आप ऐसे इमेजिन कर लें जैसे झूला झूलते हुए आप अपनी असल जगह से थोड़ा और पीछे की तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ये -70 मेम्ब्रेन से भी थोड़ा सा नीचे चला जाता है। अब ये क्या होता है कि दिस इज कॉल्ड hyperpolarization or it is due to the slightly delay in closing all potassium gates। मैंने आपको बताया कि potassium gates क्लोज होते 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 थोड़ा नीचे चला जाता है। अच्छा, जैसे बस आप किसी गाड़ी से नीचे उतरते उतरते वो ब्रेक लगाते लगाते थोड़ा सा स्टॉप से आगे चला जाता है, ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, ड्यूरिंग हाइपरपोलराइजेशन
the neuron cannot generate another action potential and period is called refractory period. अब ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हाइपरपोलराइजेशन के दौरान क्योंकि न्यूरॉन कोई नया एक्शन पोटेंशियल पैदा नहीं कर सकता, यानी इस वक्त न्यूरॉन थोड़ी देर के लिए आराम करता है, आराम पर चला जाता है और इस पूरे वक्फे को रिफ्रैक्टिव पीरियड कहा जाता है। तो बच्चों इमेजिन करें जैसे आप मोबाइल फोन को चार्जिंग के फौरन बाद आप दोबारा इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन इसे थोड़ा वक्त लगता है सेटल होने में, ऑन होने में। बिल्कुल वैसे ही न्यूरॉन को भी थोड़ा सा वक्फा चाहिए होता है यहाँ पर। तो इस जो वक्फे को कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। मैं आपको देखता हूँ कि यहाँ पर जी ये वाला, तो ये आपने ग्राफ को देखना है, ये वही जो है ना उसी डाटा को यूज करते हुए मैंने आपके लिए ये ग्राफ बनवाया था कि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ड्यू टू द डिले इन द क्लोजिंग पोटेशियम वेव्स रिफ्रैक्टिव पीरियड, इस पीरियड को यहाँ से यहाँ तक का सफर देना उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम बात कर लेते हैं कि फिर क्या होता है। जो फोर्थ है रिटर्न टू द ओरिजिनल जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन ट्रैक्शन। अब यहाँ से फिर आगे ऊपर की तरफ जो जाता है ग्राफ उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आफ्टर ए शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड तो क्या होता है कि ओरिजिनल आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्टोर्ड हो जाता है बाय सोडियम पोटेशियम पंप से एंड द मेम्ब्रेन टेंशन रिटर्न टू द इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन टेंशन। जैसे वो कह रहा है कि -70 मिलीवोल्ट जो कि नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। अब ये चौथा और लास्ट जो है वो मरहला आता है कि रिटर्न टू द ओरिजिनल रेवोल्यूशन सॉरी जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन टेंशन। तो मुख्तसर ये है कि जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है उसके बाद एक्चुअली आयनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी आयन की एक्चुअली तकसीम होती है वो दोबारा बहाल हो जाती है और ये काम करता है वही सोडियम पोटेशियम पंप जिसका हमने पहले जिक्र किया था। यही पंप आयन को दोबारा जो है वो इनकी सही जगहों पर पहुंचा देते हैं और मेम्ब्रेन दोबारा अपनी असल जो रेस्ट मेम्ब्रेन टेंशन है यानी -70 मिली वोल्ट पर वापसी करी जाती है। तो फिर क्या होता है, दिस वे द रीजन ऑफ न्यूरॉन प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह न्यूरॉन का वो हिस्सा खुद को अगले एक्शन पोटेंशियल के लिए दोबारा तैयार कर लेता है कि वो दोबारा फिर सोडियम गेट हो ऑन हो फिर दोबारा से। यानी कि मैं आपको इधर से दिखाता हूँ आपको अच्छे समझ आने। यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ से जब आता है यहाँ से जब यहाँ पर आता है जिससे तो ये होता है रिफ्रैक्टिव पीरियड। फिर यहाँ से रिटर्न करता है और फिर ऊपर आके यहाँ पर दोबारा जो है ना वो रेडी हो जाता है। फिर दोबारा से फिर सोडियम गेट ओपन हो, फिर ये दोबारा से इसी तरह का एक ग्राफ बनता है, फिर नीचे आएगा और फिर यहाँ से यहाँ नहीं रहेगा, फिर थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, नीचे होगा फिर ऐसे। तो ये ऐसे ही इसका जो है ना वो एक साइकिल चलता जाएगा ऐसे ऐसे ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह करके चलता जाएगा। अच्छा जी, और फिर जो है ना वो यहाँ पर बन जाता है। तो आपने ग्राफ भी देख लिया। अब यहाँ पर एक टिडबिट है, इसको भी देख लेते हैं। ये एक ग्राफ की मालूमात जो है आपके लिए। The propagation of action potential is similar to the action when people in stadium perform the wave. Stadium perform the wave. तो बच्चों किताब ने आखिर में बहुत प्यारी सी एग्जांपल दी है, जरूर समझिएगा कि आपने कभी ना कभी स्टेडियम में लोगों को व्यू करते हुए देखा होगा, जहाँ लोग एक एक करके खड़े होते हैं, हाथ उठाते हैं और फिर जो है वो बैठ जाते हैं और ये लहर जो है वो पूरे स्टेडियम में घूमते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो है ना वो कह रहा है कि क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल भी न्यूरॉन में सफर करता है। हर शख्स अपनी जगह पर रहता है, बिल्कुल जैसे न्यूरॉन का हर हिस्सा अपनी जगह पर रहता है, खड़े होता है यानी कि डीपोलराइजेशन की तरह। हाथ उठाना एक्शन पोटेंशियल की चोटी की तरह होता है और फिर वापस दोबारा बैठ जाता है यानी कि डीपोलराइजेशन की तरह ना। तो कितनी जबरदस्त एग्जांपल है बच्चों। आपने कभी जो है वो ये कंसेप्ट जो मेरे ख्याल से हम नहीं भूलेंगे, ये दो एग्जांपल है बड़ी अच्छी। और फिर क्या होता है कि इंडिविजुअल स्टेज इन प्लेसेस एज दे स्टैंड अप, डीपोलराइजेशन जो कि मैंने आपको बता दिया, और फिर उसके बाद जो है ना वो एक्शन पोटेंशियल की तरह और फिर सिट डाउन डीपोलराइजेशन की तरह। यानी कि ऐसे ऐसे करके जो है ना वो ग्राफ पहले ऐसे जो है वो होता है क्या कहते हैं रेस्ट में वेव टाइम, फिर उसके बाद डीपोलराइजेशन, फिर डीपोलराइजेशन, फिर यहाँ पर जाकर रिफ्रैक्टिव पीरियड आता है, फिर ऐसे ही पोलराइजेशन, फिर डीपोलराइजेशन और फिर डीपोलराइजेशन, फिर रिफ्रैक्टिव, फिर इस तरह करके ग्राफ चलता जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे से देख लेना है। और इसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।